नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है पिछली कक्षा में यानी अल्कोहल जो है उसके बारे में बात की थी। उसके निर्माण की जो विधियां होती है उसको लेकर हमने चर्चा की थी और बहुत ही डिटेल में उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके लिए भी मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि उससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जो मेरा जो जन्मदिन है उस पर आपने जो मुझे शुभकामनाएं जो भेजी है, जो बधाई संदेश जो भेजे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और माफी चाहूंगा जिनका मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया था और जिनके मैसेज में अभी तक सीन नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपके मैसेज देख के आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। क्योंकि ये देखो, रात्रि को मैंने फोन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि क्या है कि फोन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे 12 बजे अधिकांश बच्चे जैसे 12 बजे फोन शुरू करते तो बच्चे सोते नहीं है, 2-2 3-3 बजे तक फोन गड़गड़ाता रहता है। इसलिए मैंने क्या कि फोन को डीएनडी मोड पे कर दिया था ताकि सुबह जब मैंने देखे तो लगभग 73 के आसपास मिस कॉल थे। तो अगर मैं वो कॉल अटेंड करता तो आई थिंक मैं सो नहीं पाता। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और जब नेट ऑन किया तो लगभग 5 से 7 मिनट तक फोन वाइब्रेशन पे मोड पे ही था, मतलब मैसेज आ रहे थे कंटिन्यू। इसलिए मैंने अभी तक सभी मैसेज देखे भी नहीं है। तो लेकिन मैं जब भी मैसेज देखूंगा मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने और क्या होगा, ज्यादातर तो आपने हैप्पी बर्थडे लिख के भेजा होगा, जो भी शुभकामनाएं आपने भेजी होगी उसके लिए मैं यहीं से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जिसका मैसेज मैंने देखा नहीं देखा या जिसको रिप्लाई नहीं दे पाऊं, फिर भी मैं अभी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी शुभकामनाएं और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम की जो कक्षा है हम प्रारंभ करते हैं। कुछ बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर हम सेंटर पे आना चाहते हैं। तो देखिए कि सेंटर पे तो आप भी जानते हो परिस्थितियां क्या है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आ भी गए थे तो उनकी बात भी मैंने रखी। लेकिन जो भी नहीं आ पाए मैं यही कहता हूँ, और अगर आप कॉल आना भी चाहते तो मैं शायद आपको मना ही करता, जैसे कि कुछ बच्चों ने फोन किया था और मैंने उनको मना किया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में। अल्कोहल के जो रासायनिक गुण है इनको लेकर हम बात करेंगे। अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जो बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि सर क्लास रेगुलर नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको भी अब कोई शिकायत नहीं होगी कि क्लासेज जो है रेगुलर अपलोड हो रही है ना। तो कल देखिए बायोलॉजी की क्लास अपलोड हुई थी, केमिस्ट्री की क्लास नहीं आई थी। आज केमिस्ट्री की आ जाएगी क्लास, आज आ ही रही है, आ जाएगी क्या। ठीक है जी। तो अल्कोहल के रासायनिक गुण देखिए, अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में अपन ने इसको 3 प्रकार से इसको हम डिवाइड करेंगे समझने के लिए। अल्कोहल की जो अभिक्रिया है उनको अपन 3 भागों में बांटेंगे। अगर हम अल्कोहल की अगर अपन देखें, अल्कोहल क्या होता है, आर ओ और एच, है ना, ये होता है। और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यूं लिख देता हूं CH3O और H। और भी अगर नहीं आ रहा तो इसको मैं चलो खोल के लिख देता हूं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये H। भाई पूरी तरह से मैंने इसको आपके सामने लिख दिया। तो ये इस प्रकार से कुछ अल्कोहल अपना होता है। तो यहां जो हम बात करेंगे इस अभिक्रिया के या अल्कोहल के रासायनिक गुण के संदर्भ में 3 प्रकार से हम इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे। एक तो अपन बात करेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं, अल्कोहल की ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, यानी उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। पहली अभिक्रिया तो ये हो गई। ठीक है जी। दूसरी अभिक्रिया हम बात करेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। दूसरी अभिक्रिया में अपन बात करेंगे जिन अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। और तीसरी जो अभिक्रिया अपन बात करेंगे जो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसे अपन बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये तीसरी अभिक्रिया। इस प्रकार से कुल अल्कोहल की जो अभिक्रिया है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। दूसरी वो अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। और तीसरी वो अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन अभिक्रियाओं के बारे में जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। तो इसको लेकर हम बात करते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। तो देखिए कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन के जो बीच का जो बंध टूटता है उनमें क्या होता है उसके लेकर हम बात करते हैं। ठीक है जी, देखिए जिन अभिक्रियाओं में क्या टूटता है, OH बंध टूटता है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, समझिएगा क्या होगा अगर ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। समझना ध्यान से आप, जब ये बंध टूटेगा तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, तो आप कहोगे गुरुजी यहां ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर तो क्या आ जाएगा माइनस, और बाहर के निकल जाएगा H+, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर तो क्या आ जाएगा माइनस, और बाहर के निकल जाएगा H+। ठीक है जी, बाहर क्या निकलेगा H+, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ये H+ देगा, H+ त्यागेगा या प्रोटॉन त्यागेगा, यूं कह सकते हैं। और जो H+ देता है यानी जो प्रोटॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। यानी यहां ये जो बताएगा ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ये H+ का निकलना किसको दर्शाता है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अब देखते हैं अपन की एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति होती है या नहीं होती है। हम जानते हैं कि कोई भी जो धातु होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। कोई भी धातु हो वो अम्ल के साथ, यानी जो अम्ल, या अपन यूं कह सकते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसको अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसकी क्रिया मैं किसके साथ कराता हूं, जिंक के साथ करवाता हूं, तो ये क्या बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और बाहर क्या निकल जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया करा दो किसके साथ, जिंक के साथ, तो ये क्या बन जाएगा जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, और बाहर क्या निकल गया हाइड्रोजन गैस। यानी सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है जी, तो अब अपन बात करते हैं यहां पर अम्ल की यानी एल्कोहल की। एल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है या नहीं देता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी, देखिएगा ये जैसे मान लो कि एल्कोहल ROH, इसकी क्रिया कराता हूं मैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो ये कुछ बनेगा आपका 2RNA, और बाहर क्या निकल जाएगा H2। क्या निकल जाएगा H2। इसको अपन बोल सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है जी, अब ये एल्किल समूह है, एल्कोक्साइड कह सकते हैं इसको अपन। ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया मैंने, ये इस तरह से होगा सोडियम एल्कोक्साइड, जो इसको हम कह सकते हैं। अब इसी को मैं अगर मान लो कि ऐसे लिख दूं, देखिएगा 2CH3OH, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है 2Na, भाई इसको एल्कोक्साइड बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2CH3ONA, और बाहर क्या निकल गया H2। तो अगर अपन मैं बोल रहा हूं इसको सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये एल्किल समूह, और कौन सा एल्किल, आप कहोगे सर मेथेन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सोडियम मेथोक्साइड। क्या बोलूंगा, सोडियम मेथोक्साइड। मेथेन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सोडियम मेथोक्साइड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये सोडियम यानी एक प्रकार की क्या है, धातु है, और ये धातु जो क्या कर रही है, एल्कोहल के साथ क्रिया करके, या यूं भी कह सकते हैं कि एल्कोहल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, जो इसकी किसको प्रदर्शित करता है, इसकी अम्लीय प्रकृति को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में, यानी सबसे अधिक अम्लीय कौन सा एल्कोहल होगा उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं हम इसको, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है जी, अब देखो एल्कोहल के तीनों प्रकार में लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आपके सामने तीन प्रकार का एल्कोहल होता है, CH3
ये नीचे भी क्या हो जाएगा CH3, नीचे भी CH3 और ये O और H। में पूरी तरह से सबको खोल के लिख रहा हूं आपके सामने। फिर आ जाएगा CH3 और ये CH, ये CH3 और ये OH। फिर अगला आ जाएगा CH3 CH2 और ये O और OH सॉरी, और लास्ट आ जाएगा CH3OH। यानी ये हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल, या जिसे अपन बोलते हैं तृतीयक। क्या बोलते हैं? तृतीयक यानी टर्सरी। ये हो जाएगा 2 डिग्री, या जिसे अपन बोलते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी। और ये आ जाएगा आपका 1 डिग्री, या बोले तो प्राइमरी यानी प्राथमिक। और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री या सुपर 1 डिग्री या मेथनॉल कह सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अम्लीय कौन हुआ, बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, यानी कौन से एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति जो है सबसे ज्यादा होगी, ये हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। यहां हम बात करेंगे कि जो एल्कोहल सबसे पहले H+ देगा, जो एल्कोहल सबसे पहले H+ देगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, या अपन यूं कह सकते हैं उसकी अम्लीय प्रवृत्ति सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन पहले देता है। देखिएगा यहां पर यह है CH3 समूह, यानी जिसे अपन बोलते हैं मैथिल समूह। ये भी मैथिल समूह, ये भी मैथिल समूह और ये भी मैथिल समूह, 3 मैथिल समूह। और हम जानते हैं कि जो मैथिल समूह जो है ये क्या दर्शाता है? +I प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? +I प्रभाव। +I प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को धकेलना, इलेक्ट्रॉन को धकेलना, इलेक्ट्रॉन को धकेलना। कौन सा प्रभाव होता है? +I प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धकेलेगा, दूर करेगा अपने से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा तो किस तरफ धकेलेगा? देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा तो ये किस तरफ धकेलेगा? कार्बन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? कार्बन की तरफ। ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? कार्बन की तरफ। और ये भी इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? कार्बन की तरफ। यानी इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये तीनों के तीनों CH3 समूह जो है ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा। किस तरफ धकेलेगा? ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन बेचारा असमंजस की स्थिति में हो गया, ये कंफ्यूज हो गया कि मैं इलेक्ट्रॉन किधर से लूं, हाइड्रोजन से लूं या कार्बन से लूं। ये विचार करेगा कि यार अगर कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धकेल रहा है, यानी ऑक्सीजन की तरफ धकेल रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि ये बंद टूटने की बजाय, OH बंद टूटने की बजाय पहले कौन सा बंद टूटेगा? ये वाला बंद टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि यहां पर क्या होगा कि ये जो 3 समूह है +I प्रभाव दर्शा रहे हैं, जो क्या करते हैं इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देते हैं। इसलिए ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ धकेल देता है, जिसकी वजह से ये OH बंध टूटने के स्थान पर कौन सा बंध टूट जाता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाता है। कौन सा बंध टूट जाता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाता है। और यहां से बाहर क्या निकल जाता है? यहां से बाहर निकल जाता है OH- बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? OH-। हम बात कर रहे हैं इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में। और अम्ल कौन होते हैं? जो क्या देते हैं? H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+। ये यहां से क्या निकाल रहा है? OH- निकाल रहा है। यानी ये तो अम्लीय नहीं होगा गुरुजी, ये अम्लीय नहीं होगा, क्योंकि ये OH- दे रहा है और अम्ल क्या देते हैं? H+ देते हैं। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां पर ये 3 जो CH3 समूह यानी मैथिल समूह दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? +I। और +I का मतलब क्या होता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब क्या होता है कि ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? धकेलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा और ये इधर धकेलेगा। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेल देगा? ऑक्सीजन की तरफ धकेल देगा। ठीक है, तो यहां पर इस बंध की बजाय ये बंध टूट जाएगा, जिससे बाहर क्या निकलेगा? OH- निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो, यानी यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये H+ आसानी से नहीं देगा। अगर देगा तो आसानी से नहीं देगा, बहुत मुश्किल से देगा, क्योंकि यहां ये बंध टूटने की संभावना ज्यादा है, इसकी टूटने की संभावना बहुत कम है, ये बंध टूटने की संभावना ज्यादा है। चलो आते हैं 2 डिग्री के ऊपर।
2 डिग्री में देखो यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हैं? 2 है। प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हैं? 2 है। यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है जी। तो अब देखो यहां से इस ऑक्सीजन के पास यानी इस कार्बन के पास भी देखो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे, इधर से भी आ रहे, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहां पे भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां की तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कितने थे? 3 थे। यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कितने थे? 3 थे। और यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कितने हैं? 2 है। तो अपन कह सकते हैं गुरुजी इस कार्बन की तुलना में यहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। ठीक है। तो यहां अब क्या हो सकता है कि 50-50 के रोल में भी हो सकता है। ठीक है कि ये बंद टूटे या ये बंद टूटे। तो यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ये भी H+ देगा और ये थोड़ा बहुत मुश्किल से देगा, ये इसकी तुलना में थोड़ा जल्दी दे देगा, थोड़ा सा जल्दी दे देगा। ठीक है। अगला आते हैं अपन इसके ऊपर। यहां प्लस आर प्रभाव यानी सॉरी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह कितना है? केवल एक ही है, केवल एक ही है। तो अब देखिएगा यहां पर ये बंद यहां से टूटे या यहां से टूटे, तो देखो यहां पर भी अगर मैं कहूं कि H+ कौन देगा, इन दोनों की अगर तुलना करें तो H+ पहले ये देगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन धकेलने वाला समूह कितना है? एक ही है। तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश भी करेगा, इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो यहां पे भी ये H+ दे सकता है। और यहां अगर हम बात करें मेथनॉल की, तो भाई इसके पीछे तो कोई समूह है ही नहीं, इसके पीछे तो कोई समूह है ही नहीं। तो सीधा ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? इधर से लेगा। तो सबसे पहले H+ कौन दे देगा? मेथनॉल देगा। सबसे पहले H+ कौन देगा? मेथनॉल देगा। सबसे पहले H+ कौन देगा? मेथनॉल। उसके बाद कौन देगा? एथेनॉल। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले 0 डिग्री अल्कोहल H+ देगा, उसके बाद कौन देगा? 1 डिग्री देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दे सकता है, क्योंकि यहां प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह कितना है? ये एक ही है। ठीक है। उसके बाद कौन देगा? 2 डिग्री। यहां प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हो गए? प्लस आई वाले समूह 2 हो गए। और सबसे लास्ट में कौन देगा? 3 डिग्री देगा। कौन देगा? 3 डिग्री। ठीक है जी। तो अब मैं कहूं आपसे कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहले जो H+ दे रहा है वो दे रहा है मेथनॉल, और जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसलिए सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? मेथनॉल। उसके बाद कौन होगा? एथेनॉल कह सकते हो या प्राथमिक एल्कोहल कह दो। उसके बाद कौन होगा? द्वितीयक एल्कोहल। और सबसे कम अम्लीय कौन होगा? तृतीयक एल्कोहल। यानी 3 डिग्री एल्कोहल जो है ये सबसे कम अम्लीय होगा। यानी इसकी प्रकृति जो है लगभग क्षारीय के बराबर आसपास आ जाती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट आपको वही लगाना है, प्लस आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव वाला जो समूह है वो आपको इसके साथ लगाना है। ठीक है जी। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट तरीके से, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर और मजा आएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है जी। ले लिया। तो ये हो गया आपके एल्कोहल का अम्लता का क्रम। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को समझिए और सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा और सबसे कम अम्लीय कौन होगा। अब हम बात करते हैं इसकी धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल की धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की किसके साथ अभिक्रिया? धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हम बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम केवल एक अभिक्रिया की बात करेंगे, केवल उन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिन अभिक्रियाओं में क्या टूटता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटता है। केवल और केवल उन्हीं अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो अगला जो हम बात करते हैं ये तो होगी अम्लीय प्रकृति। फिर हम बात करते हैं धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ? धातु हाइड्राइड के साथ। देखिएगा जैसे मैं ले रहा हूं एल्कोहल ROH और इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं सोडियम हाइड्राइड NaH धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो ये भी क्या देगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा H, तो क्या बन जाएगा? RONA प्लस
H2, यानी एल्कोहल की क्रिया धातु हाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, धातु एल्कोक्साइड कह सकते हैं इसको अपन, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है जी, क्लियर। चलो अगली अपन बात करते हैं कि एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अपन करवाते हैं। एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। यह भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अपन करवाते हैं। देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, देखिएगा R C डबल बॉन्ड O और H। देखिएगा इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का। इसलिए इसको अपन एस्टरीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एस्टरीकरण, क्योंकि एस्टर बनेगा। देखिएगा इसके अंदर भी ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो मैं इस अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, HO और R, ये हो गया ROH, हो गया ना, देखो ROH। तो यहां पर आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और क्या है, एल्कोहल है। ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा, देखो इसको जैसे मैं देता हूं, ये R हो गया, इसको चलो R डैश दे दो ताकि ध्यान में रहेगा ना, R डैश दे दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो R1 और R2 कर दो, बोले कैसे भी समझने के लिए। तो ये है आपका एल्कोहल ROH और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां से क्या होता है, देखो जल का अणु बाहर निकल जाता है, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि निर्जलीकरण होगा। क्या होगा, निर्जलीकरण। अब जल का अणु बाहर निकलता है तो देखो एक अच्छे निर्जलीकारक के रूप में अगर अपन बात करें जल को बाहर निकालने के लिए, और जल को बाहर निकालने का जो काम करता है वो करता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर अपन क्या बात करेंगे, कौन क्या लेंगे अपन, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिएगा अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, निर्जलीकारक होते हैं। यानी जब ये अम्ल हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो हमारी त्वचा से जल को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो यहां पे भी देखो बाहर क्या निकल रहा है, H यानी H2 और O, यानी जल क्या हो रहा है, यहां पर बाहर निकल रहा है। जल क्या हो रहा है, यहां पर बाहर निकल रहा है। तो क्या बन जाएगा, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या बनेगा, देखिएगा इधर R, फिर क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बचा, फिर ये O, और फिर ये R, ये डैश, यानी RCOOR क्या होता है, एस्टर होता है। क्या होता है, एस्टर। और बाहर क्या निकला, जल। तो यहां नीचे लिख देता हूं माइनस H2O, यानी जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यहां अपन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, एक निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक उसे कहते हैं जो जल को क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी यहां पर बने हुए जल को क्या करता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए जब भी कोई भी अम्ल हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में क्या हो जाते हैं, फपोले बन जाते हैं। फपोले बन जाते हैं, उनके अंदर क्या बढ़ जाता है, पानी भर जाता है। आपने देखा होगा बरसात के समय में कुछ विशेष प्रकार के जो कीट आते हैं, तो वो कीट क्या करते हैं, हमारी त्वचा पर क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। तो वहां पर क्या बन जाते हैं, आपके फपोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फपोले बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके मूत्र में क्या होता है, अम्ल होता है। और वो अम्ल जब हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो क्या करता है, त्वचा का निर्जलीकरण कर देता है। त्वचा का क्या कर देता है, निर्जलीकरण कर देता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और ये एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एल्कोहल। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया अपन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, निर्जलीकरण होगा, जल बाहर निकलेगा। ठीक है। और क्या होगा, एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें अगर मैं कार्बन को लेके देखूं तो किस प्रकार से अभिक्रिया जो है होगी, वहां पर आपको और थोड़ा बेटर समझ में आएगा। फिर हम यहां पर इसका क्रम भी देखेंगे। चलिए
यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। और मैं ले रहा हूं इधर एल्कोहल, एल्कोहल में लेता हूं मैं, जैसे एथेनॉल ले लेता हूं C2H5, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये जल बाहर निकल जाएगा। देखिए ये जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। और क्या बनेगा इधर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये इधर क्या हो गया, ये O, और क्या हो गया ये C2H5, और बाहर क्या निकल जाएगा, यहां मैं लिखता हूं -H2O, बाहर क्या निकल जाएगा -H2O। किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, ये अम्ल की उपस्थिति में, तो मैं ऊपर क्या लिखता हूं H+ लिख देता हूं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया, एथिल एसीटेट कह सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, एथिल एसीटेट। क्या होता है, एथिल एसीटेट। ये एथिल समूह है और ये पूरा क्या कहलाएगा, एसीटेट समूह कहलाता है ना। CH3CO माइनस, CH3CO माइनस को अपन क्या बोलते हैं, एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेट। तो ये देखो अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं भाई, सबसे पहले यहां पर जो अभिक्रिया है वो कौन देगा। ठीक है, एल्कोहल अगर अपन देखेंगे कि कौन सा एल्कोहल सबसे आसानी से अभिक्रिया देगा, और फिर अपन बात करेंगे कि एसिटिक अम्ल में कौन सबसे पहले अभिक्रिया देगा, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा, इस बार इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन उसकी चर्चा करते हैं। पहले हम एल्कोहल की लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा एल्कोहल ये अभिक्रिया देगा, सबसे पहले कौन सा एल्कोहल ये अभिक्रिया देगा। एक बार मैं इसको समझने के लिए अभिक्रिया को भी यहां पे वापस लिख देता हूं, ताकि आपको ध्यान में रहेगी भी क्या हो क्या रहा चल रहा है इसके अंदर। देखिएगा R C डबल बॉन्ड O और H, और इधर ये है आपका एल्कोहल O और R डैश ले लेता हूं मैं, और क्या बन रहा था R C डबल बॉन्ड O R डैश, और बाहर क्या निकल रहा था H2O, बाहर क्या निकल रहा था H2O। दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो अब दिखिए ये, ठीक है ना। अब अपन इसमें बात करते, देखो क्या होता है। यहां अगर हम देखें तो इस तरीके से अभी आपने देखा था कि ये यहां से क्या निकल रहा था, जल का अणु निकल रहा था। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वहां से तो क्या निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है। और जो एल्कोहल है वहां से क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है। एल्कोहल से क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्कोहल जितनी आसानी से H+ देगा वो इसके साथ उतनी भी आसानी से अभिक्रिया दर्शाएगा, है ना। जो एल्कोहल जितनी आसानी से अभिक्रिया देगा वो उतना ही आसानी से क्या दर्शाएगा, इसके साथ अभिक्रिया दर्शाएगा। तो अपन जानते हैं सबसे आसानी से अभिक्रिया कौन देता है, सबसे आसानी से सबसे आसानी से H+ कौन देता है। तो अभी जस्ट हमने बात की थी, सबसे आसानी से जो H+ देता है कौन देता है, मेथिनॉल देता है। तो इसके साथ सबसे पहले अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, मेथिनॉल दर्शाएगा। उसके बाद कौन देता है, उसके बाद देता है 1 डिग्री एल्कोहल। कौन देता है, 1 डिग्री एल्कोहल के बाद उसके बाद कौन देता है, उसके बाद देता है, आप कहोगे सर 2 डिग्री एल्कोहल आसानी से H+ देता है। और सबसे धीरे H+ कौन देता है, सबसे कम H+ कौन देता है, सबसे कम H+ देता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया देने का क्रम हो जाएगा एल्कोहल का। सबसे पहले जो H+ देता है वो कौन देता है, मेथिनॉल देता है। इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेथिनॉल की क्रियाशीलता जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद एथेनॉल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, और उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद कौन सा जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे हम देखते हैं। ये तो हो गया आपका एल्कोहल का क्रम। किसका क्रम हो गया, एल्कोहल का क्रम। अब हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एसिटिक अम्ल के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। मिटा दे इसको। चलो देखिए, एसिटिक अम्ल से क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है। यानी जो एसिटिक अम्ल सबसे पहले OH देगा, जो एसिटिक अम्ल सबसे पहले OH देगा वो आसानी से यह अभिक्रिया दर्शाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले OH कौन सा एसिटिक अम्ल देता है।
सभी की मैं संरचना खोल के लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने लिखा, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद अपन लेते हैं एसिटिक अम्ल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अपन लेते हैं ये वाला एसिटिक अम्ल ले लेते हैं अपन, यहां पे मैं लिखता हूं H, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है जी, और यहां पर ले लेते हैं अपन 3 डिग्री ले लेते हैं इस तरह से। 3 डिग्री तो क्या कहें इसको अपन, CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब समझना ध्यान से, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है OH निकालना है। क्या निकालना है? ये OH आपको निकालना है। तो सबसे पहले कौन देगा? देखिएगा, यहां इधर से इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई समूह है ही नहीं, कोई समूह है ही नहीं। तो यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा? आसानी से क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बाहर निकल जाएगा। भाई इधर से इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला कोई समूह है ही नहीं, तो आसानी से निकल जाएगा यहां से। अब देखो यहां से, अब यहां अगर अपन देखें तो यहां क्या हो रहा है कि ये बंद इलेक्ट्रॉन इसको इधर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, और फिर यहां देखो, यहां कितने धकेल रहे हैं? 2 धकेल रहे हैं। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो अब क्या होगा कि इस बंध के टूटने के साथ साथ इस बंध के टूटने की संभावना भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कि यहां ये समूह इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, प्लस से प्रभाव दर्शा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा और ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ये क्या करेगा? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ धकेल देगा। ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ धकेल देगा, तो यहां पर इस बंध के टूटने की संभावना भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहां देखो, यहां इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले कितने समूह हैं? 3 हैं। तो ये क्या करेंगे? इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक बढ़ा देंगे। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ धकेल देगा। ठीक है, तो यहां ये बंध टूटने की बजाय कौन सा बंध टूट जाएगा? ये बंध टूट जाएगा। कौन सा बंध टूट जाएगा? ये वाला। जबकि अपने को तोड़ना कौन सा है? अपने को तोड़ना तो ये है, अपने को ये थोड़ी तोड़ना है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में टूटेगा, इसकी तो बहुत कम चांस है। इसके बाद अपन कहेंगे कि ये वाला टूटेगा, फिर ये, और सबसे आसानी से ये बंध टूट जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। सबसे लास्ट में ये बंध टूटेगा, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। उसके बाद ये, इसकी क्रियाशीलता थोड़ी अधिक होगी, और इसकी क्रियाशीलता थोड़ी और इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। यानी सबसे आसानी से जो है ये यहां पर OH माइनस देगा। ये क्यों नहीं देंगे? मैंने अभी कारण बताया था, प्लस से प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता का कारण। किसका हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता का कारण हो गया। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब अपन आगे बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ अपन इसकी क्रिया कराते हैं एल्कोहल की। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई थी जिसमें एस्टर का निर्माण हो रहा था। अब अपन क्या करेंगे? एसिटिल क्लोराइड होता है RCOCl। RCOCl एसिटिल क्लोराइड जो होता है उसके साथ अपन अभिक्रिया करवा के देखते हैं तो क्या बनता है। देखिएगा, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? RC≡OCl। इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ? एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? एल्कोहल के साथ। तो यहां से क्या निकल जाएगा? देखो, ये निकल जाएगा HCl। तो क्या बन जाएगा? ये RC≡OOR, और बाहर क्या निकल गया? HCl। ठीक है जी, इसको अपन बोलते हैं अभी तो देखो यहां पर कोई समूह नहीं है कार्बन, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। तो क्या कहूंगा मैं इसको? एसिड हैलाइड कह सकता हूं, या एसिड क्लोराइड कह सकता हूं। एसिड क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड के अंदर यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कार्बन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एसिड क्लोराइड कह सकता हूं। एसिटिल क्लोराइड नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये फिक्स थोड़ी ना है यहां पर कितने कार्बन होंगे, ये तो एल्किल समूह है। अब यहां मैं लिखता हूं जैसे C डबल बॉन्ड O और Cl। अब देखो कार्बन 2 हो गए, तो इसको मैं कह सकता हूं एसिटिल क्लोराइड। और इसकी क्रिया करा रहा हूं, जैसे मान लो मैं किसके साथ? मेथनॉल ले लेता हूं। यहां पर मैं C2H5, तो यहां से भी क्या निकलेगा? ये HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, और बाहर क्या निकल गया? HCl। यानी यहां पे भी ये भी क्या बन गया? एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर। ठीक है जी, क्लियर? चलो अब अपन आगे देखते हैं। अगर यहां पर अपन क्या करें?
जैसे अल्कोहल की क्रिया अपन करवाते हैं एक बार, चलो जैसे थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, जैसे अपन ने 10वें पार्ट के अंदर करवाई थी। किसके अंदर करवाई थी? 10वें पार्ट के अंदर जो अपन ने करवाई थी उसके अंदर अपन इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पर अपन पिरिडीन का उपयोग भी कर सकते हैं अपन उत्प्रेरक के रूप में। किसका उपयोग कर सकते हैं? पिरिडीन का उपयोग। उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? पिरिडीन का उपयोग किया जा सकता है। अब अपन करवाते हैं इसकी क्रिया कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है तो क्या बनता है? एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जब इसकी क्रिया किसके साथ कराई जाती है? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है तो क्या बनता है? एक तो बनता है एस्टर और एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए देखो पहले मैं एक और बता देता हूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया आप पढ़ चुके हो अल्कोहल के बारे में। डार्जेन अभिक्रिया 10वें पाठ के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। डार्जेन अभिक्रिया देखिएगा, डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है? ROH इसकी क्रिया अपन कराई थी किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड का साथ। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 किसकी उपस्थिति में कराई थी? पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाई थी? पिरिडीन की उपस्थिति में। और क्या बना था? RCl और बाहर क्या निकला था? SO2 प्लस HCl। तो ये थी डार्जेन अभिक्रिया। तो ये भी अपन कह सकते हैं एक अल्कोहल का क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इस अभिक्रिया को अपन यहां नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहां ये बंध टूट रहा है और अपन पढ़ रहे हैं यहां पर कौन सा? जिसमें OH बंध टूटता है वो अपन पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट रहा है। देखो ऑक्सीजन भी तो निकल गई यहां से, तो इस अभिक्रिया को आप यहां मत कर देना कभी भी। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे डार्जेन अभिक्रिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे पिरिडीन आया था इसलिए मैंने वापस मैंने सोचा एक बार फिर आपको बता दूं। तो ये अपन ने 10वें पार्ट में पढ़ी थी, लेकिन यहां देखो ये बंध टूट रहा है। देखो टूट गया ना यहाँ पर। देखो बाकी सभी में आप देखो कि R के साथ या कार्बन के साथ अल्कोहल का क्या था? ऑक्सीजन था, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो यहां अगली अगर अपन अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? देखिए अल्कोहल की क्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाता हूं। अल्कोहल लेता हूं मैं, ये R, ये O और ये H। इसकी क्रिया करा रहे हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। C डबल बॉन्ड O और ये O और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इस प्रकार से ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हो गया ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां पर क्या होगा देखते हैं अपन। देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से टूटता है। देखिएगा ये यहां से ये टूटेगा, निकलेगा ये पूरा बाहर निकल गया। देखिए तो ये क्या हो गया? CH3COOH। क्या हो गया? CH3। मैं इधर से लिख रहा हूं, देखिएगा CH3 ये वाला CH3, फिर ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर ये O और इधर से क्या मिला अपने को? H मिला। ठीक है जी, और इधर से क्या बचा? देखिएगा नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब नीचे ये R और क्या है? ये O और इधर क्या देखो? C डबल बॉन्ड O और ये क्या है? CH3। तो ये तो क्या हो गया आपका? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये हो जाएगा RCOOR या CH3COOR, यानी ये क्या हो जाएगा? एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जब अल्कोहल की क्रिया एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएं। किसके साथ करवाएं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का। ये भी अपन पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? अल्कोहल के साथ करवाई जाती है। तो देखिएगा इसको मिटा देता हूं मैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ करवाएंगे अपन? अल्कोहल के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? अल्कोहल के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है? देखिएगा ये R और मैंने लेता हूं इसको O और H और ये R डैश ले लेता हूं। R डैश ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? MgBr। ठीक है जी, तो यहां से ये बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये आपका मिल जाएगा, यानी ये RH और ये Mg में एक तरफ क्या लग गया? OR और एक तरफ क्या लग गया? ये Br। ठीक है जी, तो अब यहां पर आप कोई सा भी मान लो कि CH3 वाला समूह ले सकते हो।
जैसे कि मान लो मैं लेता हूं, समझिएगा, देख लिएगा इधर यहाँ पर CH3O और ये H प्लस, इसको मैं आर रहने देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके, ना उधर अपन CH3 ले लें ताकि एल्केन बन रहा है या नहीं बन रहा है ये अपन समझ पाए। ठीक है, ROH प्लस CH3MgBr, तो ये निकल रहा है यहां से, देखो तो ये क्या हो जाएगा CH4 यानी क्या हो जाएगा, एल्केन ही तो होता है, CH4 प्लस और ये क्या हो जाएगा MgOR और ये क्या हो गया Br। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हो, तो ये हमने बात की जो एल्कोहल है उसके अंदर जो OH बंध टूटता है उसके बारे में हमने बात की कि एल्कोहल के बीच में जो OH बंध होता है वो किस प्रकार से टूटता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था और इसमें जो आपको मुख्य रूप से कंसेप्ट ध्यान में रखना है, आपने देखा होगा कि बार बार जो यूज आ रहा था प्लस आई प्रभाव, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है वो किस प्रकार से लगता है, वो यहाँ पर बार बार उपयोग में हम ले रहे थे। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में जो आपको मिलेगा, मैं कहूंगा आपको कि आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना है एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है, एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है उसके बारे में आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। ठीक है जी, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, यानी जब ऐसी विक्रिया जिसके अंदर कौन सा बंध टूटता है, R और ये O और ये H, यानी ये बंध टूटता है, या अपन यूं लिख सकते हैं CO और H, यानी ऐसी विक्रिया जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटता है, उन विक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। आज हमने बात की कि इसमें जिन विक्रियाओं में कौन सा बंध टूटता है, जिन विक्रियाओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। आपने देखा होगा सबके अंदर देखो यही हो रहा है, जितनी भी विक्रिया आपने देखी आज सबके अंदर यही हो रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा था। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आपके किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कुछ भी या कुछ आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, मैसेज करके आप बताइए। कोई भी आपकी समस्या हो आप पूछिए, देखो पूछना तो आपको पड़ेगा, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो ये चीज बता सके भी क्या हो रहा है, या आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, रही बात नोट्स की, तो जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, और नीचे आपको देखो पट्टी भी एक दिखाई दे रही होगी जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर अडानी एजुकेशन नाम का चैनल आप सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे जो प्यार दिया है, जो बधाइयां मुझे भेजी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आपका प्यार जो है बना रहेगा और इसी प्रकार से हम आपकी कोशिश या आपकी जो तैयारी है उसको हम करवाते रहेंगे। अब जो हमने एक विचार और बनाया है, अगर आपके कोई भी जो बड़े भाई बहन है या अंकल है, जो भी है आपके रिलेशन में बड़े, जो रीट की तैयारी के इच्छुक है, तो हमने क्या है कि एक विचार बनाया कि हम धीरे धीरे हम जो है जितना हमसे हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे भरोसे बैठे रहो, ठीक है, मैं ये कह के आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता कि आप हमारे भरोसे ही बैठे रहो। देखो जितना हमसे होगा हम करेंगे, और जो भी करेंगे बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, किसी प्रकार का कोई चार्ज जो है हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो भी जितना हमसे होगा कि हमने कोशिश की है, चलो जैसे मैं साइंस का हूं तो जैसे मेरे जो ऑफलाइन बैच होते हैं, ऑफलाइन बैच के अंदर जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ रीट वालों को, तो मेरी कोशिश है कि कम से कम साइंस के कुछ अच्छे वीडियो जो यहाँ पर मैं रीट वालों के लिए भी अवेलेबल कराऊं, ताकि साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो आप कि जो भी मिलने वाले उनको आप मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट तो क्या, उनको समझाइए कि यहाँ आपको मिल सकता है, अगर आप खर्चा या पैसे खर्च नहीं कर सकते हो। वैसे बहुत सारे देखो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, बहुत से नाम मात्र की रेट में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मोबाइल से जितना अपन थोड़ा दूर रहे, इतना भी नहीं कि आप मतलब 6-6, 7-7 घंटे अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है और वो किसी ने कोर्स बेटा आप उसको मतलब कंटिन्यू 6-6, 7-7 घंटे अगर आप उसको देख रहे हो, तो देखो एक तो इंटरनेट चल रहा होगा तो रेडिएशन भी आएगी, रेडिएशन आएगी तो आपकी आंखें कितनी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रिसर्च भी बताती है कि व्यक्ति अगर ज्यादा समय अगर मोबाइल के साथ गुजारता है, जैसे थोड़े दिन पहले अखबार में आया भी था कि मतलब बच्चे ज्यादा समय ऑनलाइन क्लासों के साथ गुजार रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, उनकी सुनने की क्षमता, आंखों की रोशनी क्या हो गई, कम हो गई। तो आप सोच रहे कि सर आप खुद ऑनलाइन क्लास में ऐसी बात कह रहे हो, तो देखो तो हम तो क्या कि कंटिन्यूली डालते हैं, हम कंटिन्यूली डालते हैं और हमारा वीडियो गायब भी नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो ऐसे जो पेड कोर्स है, जहाँ ऐप के अंदर जो क्लासेस मिलती है वो एक बार लाइव चलने के बाद खत्म हो जाती है। हमारा तो वीडियो पड़ा है, आप चाहे 10 मिनट देखने के बाद, फिर 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद कभी भी देख सकते हो। तो यहाँ ऐसे कोई समस्या नहीं है कि वीडियो पड़ा है, ठीक है, आप जितनी चाहे मर्जी बार 10 बार देखो, चाहे 100 बार देखो, आपकी मर्जी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करूंगा। ठीक है जी, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।